Me, Priyanka, is describing the topic the lymphatic system. In the lymphatic system, we had discussed previously about overview of lymphatic system, lymph vessels, lymph nodes, and all other secondary lymphatic organs as spleen, etc. tonsils. Today we are discussing about the primary lymphatic organs. In primary lymphatic organs, there is thymus gland. थाइमस ग्लैंड क्या होती है? ये इम्यून सिस्टम का एक पार्ट होती है, यानी कि हमारे जो लिम्फेटिक सिस्टम का एक पार्ट होती है. इसको हम हार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? हार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम, यानी कि इम्यून सिस्टम का दिल भी बोलते हैं हम इसको. थाइमस ग्लैंड होती क्या है? ये क्या एक बाइलोब्ड लिम्फेटिक ऑर्गन होता है. क्या होती है? बाइलोब्ड, यानी कि इसके 2 लोब्स होती हैं. बाइलोब्ड लिम्फेटिक ऑर्गन होता है. द थाइमस ग्लैंड इज लोकेटेड इन द मीडियस्टम, यानी कि जो हमारे लंग्स होते हैं, लंग्स के बीच में जो स्टर्नम होता है वहाँ के बिल्कुल बीच में ये प्रेजेंट होती है. इन बिटवीन द लंग्स एट मीडियस्टम, वहाँ पे ये प्रेजेंट होती है. और इन 2 लोब्स, जो थाइमस ग्लैंड होती है वो इन्फेंट्स में लार्जर इन साइज होती है, यानी कि जो इन्फेंट्स होते हैं उनमें वो जब बच्चा पैदा होता है उसी टाइम पे जो थाइमस ग्लैंड होती है वो पूरी बन चुकी होती है. और जब बच्चा 10 to 12 ईयर्स का होता है तो उस टाइम पे इसका पूरा मैक्सिमम साइज जो होता है वो हो जाता है. देखो, जब पैदा होता है तो यानी कि ये कंप्लीट हो चुकी होती है, लेकिन बाद में क्या इसकी ग्रोथ होती है 10 to 12 ईयर्स तक. और उस टाइम पे क्या है इसका, जब बच्चा 10 to 12 ईयर्स का, तो उस टाइम पे इसका वेट कितना होता है? अप्रोक्स 40 ग्राम. ये कितने ग्राम की होती है? अप्रोक्स 40. एंड इट्स वेट इज अबाउट 10 to 15 ग्राम एट बर्थ. जब बच्चा पैदा ही होता है बर्थ के टाइम पे इसका वेट कितना होता है? 10 to 15 ग्राम, यानी कि बन पूरी चुकी है, लेकिन इसकी मैचुरेशन अभी रहती है. ये आगे भी ग्रो अप करने रहती है, लेकिन 10 से 12 साल तक क्या ये फुली ग्रो हो जाती है. और इसका वेट कितना हो जाता है? 40 ग्राम के अप्रोक्स. यहाँ पे मैंने आपको शो कर रखा है थाइमस ग्लैंड इस तरह की होती है. बाइलोब्ड है ये. इसके अंदर 2 लोब हैं, वन इज दिस एंड अदर इज दिस इन द मीडियस्टर्नम. उसके बाद है ऑर्गन्स एसोसिएटेड विद द थाइमस, यानी जो थाइमस ग्लैंड होती है उसके आसपास के ऑर्गन्स कौन कौन से हैं. अगर हम ऑर्गन्स को देखते हैं थाइमस ग्लैंड के, तो इसके एंटीरियरली, यानी कि इसके आगे की साइड क्या क्या होता है? स्टर्नम होता है. अपर 4 कोस्टल कार्टिलेज, यानी कि स्टर्नम, इसके आगे क्या होता है? स्टर्नम होता है यहाँ पे जस्ट आगे. और क्या? 4 कार्टिलेज, यानी कि उसकी जो 4 रिब्स हैं वो भी वहाँ पे होती हैं. उसके बाद क्या? पोस्टीरियरली, यानी कि इसके पीछे क्या होता है? जो क्या थाइमस ग्लैंड है उसके पीछे क्या होता है? आयोटिक आर्च. आयोटिक आर्च जो कि हार्ट से निकलती है, ये इसके पीछे होती है. और क्या होती है? इट्स ब्रांचेज और क्या? आयोटिक आर्च के जो ब्रांचेज हैं वो भी होती है वहाँ पे. आयोटिक आर्च एंड इट्स ब्रांचेज. ओसियोफेलिक वेन्स. और क्या है? ब्रैकियोसेफेलिक वेन्स. कौन सी? ब्रैकियोसेफेलिक वेन्स. ब्रैकियोसेफेलिक वेन्स कहाँ से होती है? वही हमारे हार्ट में मैंने आपको पढ़ाया भी था कि वेन्स जो थी सारी सारी मैंने आपको पढ़ाई थी, वहाँ से ही आपको पता होना चाहिए कि ब्रैकियोसेफेलिक वेन्स कहाँ पे होती हैं. और क्या है? ट्रैकिया. जो ट्रैकिया होता है वो भी क्या इसके पीछे होता है. वंस अगेन अगर इसके हम पोस्टीरियरली देखते हैं, पोस्टीरियर यानी कि इसके पीछे क्या क्या होता है? आयोटिक आर्च. क्या? आयोटिक आर्च और उसकी ब्रांचेज. और क्या है? ब्रैकियोसेफेलिक वेन, यानी कि जो हमारे ब्रैकियोसेफेलिक वेन्स होती है वो भी वहीं पे प्रेजेंट होती है इसके पीछे. और क्या है? जो ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया भी वहाँ पे प्रेजेंट होता है इसके पीछे. और ट्रैकिया के आगे क्या होती है? थाइमस ग्लैंड. और क्या? स्टर्नम के और जो ट्रैकिया होता है उसके बीच में क्या होती है? थाइमस ग्लैंड. अगर हम इसके साइड्स में देखते हैं, जो हमारी ग्लैंड है उसके अगर हम साइड्स में देखते हैं तो साइड में क्या होते हैं? लंग्स. क्या होते हैं? लंग्स. इसके ऊपर देखते हैं हम, जो हमारे क्या है? थाइमस ग्लैंड है. अगर हम उसके ऊपर देखते हैं सुपीरियरली, स्ट्रक्चर इन द रूट ऑफ नेक. जो हमारी नेक है, गर्दन होती है, उसका हमारा स्ट्रक्चर वहाँ पे आता है. और अगर इन्फीरियरली इसके नीचे देखते हैं तो क्या आता है? हमारे यहाँ पे हार्ट होता है. क्या होता है? इसके नीचे हार्ट होता है. मैं आपको यहाँ पे शो कर देती हूँ कि इसके आगे क्या होता है. यहाँ पे मैंने आगे इसमें शो नहीं कर रखा है. इसमें क्या होता है? स्टर्नम होता है जस्ट इसके आगे. और क्या? इंटरकोस्टल रिब्स 4. ठीक है, 1 2 3 एंड 4. ठीक है, 4 इसकी क्या होती है? इंटरकोस्टल रिब्स, जो कि इसके आगे से होती हैं.
और अगर इसके पीछे देखते हैं हम, पीछे क्या है, ब्रैकियोसेफेलिक वेन, देखो ये ब्लू कलर में शो हो रही है जो, ये क्या होती है, ब्रैकियोसेफेलिक वेन। और क्या है, आर्च ऑफ अयोटा, जो अयोटा है हार्ट के अंदर से निकलने वाली आर्च ऑफ अयोटा है, वो भी यहीं पे शो होते हैं। और अयोटा की जो ब्रांचेज हैं वो भी यहाँ से ही निकलते हैं, इसके पीछे से। देखो इसके आगे तो हमें क्या दिखाई दे रही है, थाइमस ग्लैंड ऐसे दिखाई दे रही है, लेकिन इसके पीछे हम देखते हैं तो क्या हमारी वेन्स है और क्या है हमारी आर्च ऑफ अयोटा और अयोटा की ब्रांचेज। अगर अब हम क्या है इसके ऊपर देखते हैं, ऊपर क्या है, नेक है, नेक का स्ट्रक्चर है, जो भी हमारी क्या गर्दन होती है उसका पूरा पूरा स्ट्रक्चर है। और इसके अगर नीचे देखते हैं तो नीचे की साइड में क्या है, हार्ट, नीचे क्या, हार्ट। देखो ये हमारी क्या है, थाइमस ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड के नीचे क्या, हार्ट। और अगर हम इसके साइड्स में देखते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, लंग्स प्रेजेंट होते हैं, साइड में क्या है, लंग्स, लेटरली क्या है इसके, लंग्स। उसके बाद है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ थाइमस ग्लैंड। अगर हम थाइमस ग्लैंड का स्ट्रक्चर देखते हैं तो क्या है, द थाइमस ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ 2 लोब्स, इसके अंदर क्या होती हैं, वही 2 लोब्स होती हैं। दीज आर एनक्लोज्ड इन कैप्सूल, ये किसके एनक्लोज यानी किसके चारों ओर क्या होते हैं, कैप्सूल प्रेजेंट होते हैं, जो लोब्स हैं उसके चारों ओर क्या है, कैप्सूल से वो ढकी हुई होती हैं। इच लोब इज डिवाइडेड इंटू लोब्यूल्स, जो ये अब क्या है, देखो 2 लोब हैं तो दोनों के दोनों लोब्स के अंदर क्या है, फिर से लोब्यूल्स हैं, उसके अंदर लोब्यूल्स प्रेजेंट है, यानी उसके कई सारे पार्ट्स हो रखे हैं, इस तरह से उसके अंदर क्या है, लोब्यूल्स, यानी कि बहुत सारे उसके पार्ट आगे जाके डिवाइड हो जाते हैं। These lobules consist of an irregular branches framework, देखो इसके क्या है, irregular branches हैं, ये branches इसके अंदर हैं lobules के अंदर, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, branches का framework है, यानी एक तरह से वहाँ पे branch बन रखी हैं। ऑफ एपिथेलियल सेल्स एंड लिम्फोसाइट्स, जो ये ब्रांचेज बन रखी है किस चीज़ से बन रखी है, एपिथेलियल सेल से और कुछ लिम्फोसाइट्स से ये ब्रांचेज बनी हुई हैं। इच लोब्यूल कंसिस्ट ऑफ आउटर कोर्टेक्स एंड सेंट्रल मेडुला, हर एक जो लोब्यूल होती है, क्या हर एक जो लोब्यूल होती है उसके अंदर क्या होता है, एक आउटर कोर्टेक्स होता है, आउटर यानी कि बाहर वाला, और बीच में क्या होता है इसका मेडुला, आउटर कोर्टेक्स और मेडुला उसके अंदर प्रेजेंट होता है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो। उसके बाद मैंने यहाँ पे आपको शो भी कर रखा है कि इसके अंदर क्या होता है, 2 लोब होती हैं, देखो यहाँ पे दिखा रखी है 1 2 लोब होती है, और उसके अंदर क्या लोब्यूल्स प्रेजेंट होती है। देखो यहाँ पे मैंने इसके छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स यहाँ पे शो कर रखे हैं, यहाँ पे क्या है, लोब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। और क्या जो ये लोब हैं इनके क्या 2 पार्ट फिर से होते हैं, एक क्या होता है कोर्टेक्स, देखो पहली बात तो क्या है, ये कैप्सूल से है, यहाँ पे क्या है, जो ये लोब्यूल्स हैं दोनों के दोनों, इस के चारों ओर क्या है, कैप्सूल है, ये जो रेड कलर में आपको शो हो रहा है ये क्या है, कैप्सूल होता है जो इसको कवर करके रखता है। और जो ये लोब्यूल्स हैं दोनों के दोनों क्या लोब्स हैं, इनके अंदर क्या होता है, बाहर के साइड में कोर्टेक्स होता है और अंदर के साइड में क्या होता है, मेडुला होता है, और अंदर कुछ सेल्स होते हैं, और उसके साथ में क्या फ्रेमवर्क भी होता है जो कि एपिथेलियल सेल्स और कुछ लिम्फोसाइट्स से वहाँ पे बना हुआ होता है। उसके बाद क्या है, थाइमस ग्लैंड में 2 लोब्स पाई जाती हैं, ये लोब्स फाइबर्स कैप्सूल से कवर होते हैं, फाइबर्स कैप्सूल से कवर मैंने बता भी दिया। इसका जो आउटर पार्ट होता है वो कोर्टेक्स से बना होता है और इनर पार्ट जो होता है वो मेडुला होता है। उसके बाद है यहाँ पे मैंने आपको स्ट्रक्चर शो कर रखा है, क्या है स्ट्रक्चर में क्या है, यहाँ पे ये मैंने आपको थाइमस ग्लैंड यहाँ पे शो कर रखी है, इसके आगे पीछे ऊपर नीचे जो भी ऑर्गन्स हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर सुपीरियर इन्फीरियर एंड इन लेटरल साइड्स, वो भी आप यहाँ से शो कर लेना। उसके बाद इसके फंक्शंस, अगर हम इसके फंक्शंस देखते हो तो इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, चलिए फंक्शंस क्या है, डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, मैंने बताया था कि जो थाइमस ग्लैंड होती है वो क्या होती है, प्राइमरी ऑर्गन होती है लिम्फेटिक सिस्टम का, प्राइमरी यानी कि जो सेल्स की ग्रोथ होती है वो कहाँ पे होती है, थाइमस ग्लैंड के अंदर ही होती है, जो हमारी टी सेल्स होती है वो कहाँ पे बनती है, थाइमस ग्लैंड के अंदर ही बनती हैं। जो टी सेल्स होती हैं तो इसका पहला फंक्शन क्या हो गया, डेवलपमेंट करेगा और मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, यहाँ पे ही हमारी जो टी सेल्स है वो बनेंगी। उसके बाद क्या, जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है यानी कि दूसरी जगह है, जैसे स्प्लीन है, नोड्स हैं और जो दूसरे ऑर्गन्स हैं वहाँ तक वो हमारी पहुँचेंगे और वहाँ पे इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। और इस तरह से क्या है, एक इम्यूनिटी भी इसका एक पॉइंट बन जाता है कि इम्यूनिटी भी हमें ये प्रोवाइड करती हैं और क्या है, एंटीजेंस वगैरह से ये लड़ती हैं। उसके बाद क्या है, इसका और मेन फंक्शन जो कि आपकी बुक में भी ना दिखा रखा हो, इसमें क्या होता है, एजुकेशन ऑफ डेवलपिंग थ्रोम्बोसाइट्स बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिलेक्शन। देखो आपने देखा होगा कि बहुत सारे केसेस में हम क्या करते हैं, अगर किसी की जैसे कुछ
इंजरी वगैरह हो जाती है, कोई इंजरी हो जाती है या फिर किसी के ऊपर किसी ने तेजाब फेंक दिया, तो उस टाइम पे क्या हम स्किन की ग्राफ्टिंग करवाते हैं। स्किन की ग्राफ्टिंग आपने ये भी सुना होगा कि दूसरे जो अगर हम किसी दूसरे से स्किन की ग्राफ्टिंग करवाते हैं, एक इंसान के अंदर दूसरे इंसान की ग्राफ्टिंग करवाते हैं, तो उसके जो टिश्यू होते हैं वो दूसरी बॉडी के अंदर नहीं जा पाती, यानी कि उसकी खुद की बॉडी जो है वो उन टिश्यूज़ को नहीं ले पाती और उनके प्रति क्या है रिएक्शन करती है और खुद की बॉडी को भी वो क्या है मार देती है वहाँ पे उस टाइम पे। इसलिए क्या स्किन ग्राफ्टिंग के टाइम पे पहले मैचिंग की जाती है कि उसके टिश्यूज़ के साथ मिल रहे हैं कि नहीं। तो वहाँ पे क्या होता है MCH होता है। MCH क्या होता है मेजर हिस्टोकम्पेबिलिटी। क्या होता है मेजर हिस्टोकम्पेबिलिटी, यानी कि इसके कारण क्या होता है ये एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें क्या देखा जाता है कि उसके टिश्यूज़ के साथ मिल रहे हैं कि नहीं, मैच हो रहे हैं कि नहीं। तो इसमें क्या होता है जनरेशन ऑफ, अगर उसके टेस्ट के अंदर क्या है उसके टिश्यू मिल जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं पॉजिटिव सिलेक्शन, यानी कि पॉजिटिवली उसने क्या स्किन को सिलेक्ट कर लिया और उसके टिश्यूज़ के साथ मैच हो गया और वहाँ पे क्या स्किन की ग्राफ्टिंग हो जाती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे ये जो हमारा क्या थाइमस ग्लैंड वो क्या करेगी जनरेशन ऑफ MHC रेस्ट्रिक्शन, मैंने शायद MCH बोल दिया पहले, यहाँ पे क्या MHC मेजर हिस्टोकम्पेबिलिटी, जनरेशन ऑफ मेजर हिस्टोकम्पेबिलिटी रेस्ट्रिक्शन। यहाँ पे क्या करेगा जो मेजर हिस्टोकम्पेबिलिटी होती है वो क्या करती है, आपने ये भी सुना होगा कि जो RNA है या फिर DNA है उसी की जो जैसे कि आप पेशेंट के रिलेटिव हैं, ब्लड की रिलेशनशिप है, वही क्या है एक दूसरे को वहाँ पे स्किन ग्राफ्टिंग करवा सकते हैं। ये मेनली किस कारण से होता है जो उनके जीन होते हैं, जो MHC है मेजर हिस्टोकम्पेबिलिटी कॉम्प्लेक्स है वो क्या होता है एक ग्रुप होता है जीन्स का, क्या होता है जीन्स का एक ग्रुप होता है मेजर हिस्टोकम्पेबिलिटी कॉम्प्लेक्स। तो वहाँ पर ये क्या करता है, ये वहाँ पर क्या करता है जो भी वहाँ के जो भी फॉरेन सब्सटेंस है उनको रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। देखो दूसरी बॉडी के अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं तो उनको ये क्या कर देगा वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन करवा रहा है, MHC की वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन करवा देगा। और जो हमारे मेजर हिस्टोकम्पेबिलिटी कॉम्प्लेक्स है वो क्या करता है उनको ढूंढ लेता है, जैसे कोई जीन आए हमने यहाँ पे क्या है उसकी ग्राफ्टिंग करवानी है, इस पर्सन की हमने उसके अंदर ग्राफ्टिंग करवानी है, तो क्या है जो MHC है वो वहाँ पे उनको ढूंढ लेगा और वहाँ पे उनको किल कर देगा। लेकिन जो थाइमस है वो क्या करेगा वहाँ पे जाके थाइमस ग्लैंड क्या करेगी जो यहाँ इनको क्या है रेस्ट्रिक्ट कर देगी, यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट कर देगी यानी कि रोक देगी। और जब यहाँ से रुक जाएंगे तो ये क्या है उनके अंदर यहाँ पे उनकी ग्राफ्टिंग हो जाएगी अच्छे से। इसी टेस्ट के द्वारा हम क्या है ग्राफ्टिंग करवाते हैं और क्या पॉजिटिवली सिलेक्शन होता है। अगर हम इस टेस्ट करने में फेल हो जाते तो उसी की बॉडी के टिश्यूज़ को वहाँ पे हम लगाते हैं। उसके बाद क्या है इंडक्शन ऑफ सेंट्रल टॉलरेंस नेगेटिव सिलेक्शन, अगर वो क्या है इस टेस्ट को करने में फेल हो जाता तो वहाँ पे क्या नेगेटिव सिलेक्शन होता है, यानी कि उसकी जो बॉडी होती है वो दूसरी के टिश्यूज़ को अपनी बॉडी के अंदर नहीं ले पाता और वहाँ पे क्या फेलियर वहाँ पे हो जाता है। उसके बाद क्या है जनरेशन ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ TCR एंड इम्यूनोलॉजिकल रेपरेटोयर। इसमें क्या होता है जो TCR क्या होता है टी सेल रिसेप्टर्स, TCR क्या होता है टी सेल रिसेप्टर्स। इसमें क्या कहता है कि जो ये होते हैं क्या जनरेशन करवाते हैं और ऑफ डाइवर्सिटी यानी कि उनको फैलाए रखते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो टी सेल रिसेप्टर्स होते हैं एंड इम्यूनोलॉजिकल रेपरेटोयर। इम्यूनोलॉजिकल रेपरेटोयर क्या होता है B सेल्स प्लस T सेल्स, इस तरह से क्या ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं और इसलिए इसका नाम क्या दिया गया है इम्यूनोलॉजिकल रेपरेटोयर, यानी कि B सेल्स प्लस T सेल्स दोनों क्या करते हैं मिलके इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। वहाँ से B सेल्स आ जाते हैं बोन मैरो से और यहाँ से क्या है T सेल्स होते हैं, इस तरह से क्या इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद मैंने आपको कुछ और फंक्शंस भी यहाँ पे अच्छे से शो कर रखा है। तो क्या है फंक्शंस में क्या है T लिम्फोसाइट्स को प्रोड्यूस करता है जो मैंने पहले भी बता दिया, और क्या थाइमोन हार्मोन जो T सेल्स का प्रोडक्शन हो रखा है जो मैंने पहले आपको नहीं बताया, जो T सेल्स का प्रोडक्शन होता है थाइमस ग्लैंड के अंदर वो किस कारण से होता है थाइमोसिन हार्मोन की वजह से। थाइमोसिन हार्मोन को रिलीज करता है, जो कि थाइमस ग्लैंड होता है वो क्या करता है थाइमोसिन हार्मोन को रिलीज करता है और हमारी जो T सेल्स है वो वहाँ पे बनती है और मैच्योर होती हैं। यह सेल मीडिएट इम्यूनिटी का भी काम करता है, यानी कि जो सेल मीडिएट इम्यूनिटी होती है वो भी हमें प्रोवाइड करता है। वही क्या ग्राफ्टिंग वगैरह का हो रखा था वहाँ पे और क्या हमें क्या इम्यूनिटी भी प्रोवाइड कर रहा है। इसके द्वारा ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है, मैंने पहले भी बताया था कि जो ग्राफ्ट रिजेक्शन हो रहा है वो कहाँ किसकी वजह से हो रहा है हमारे थाइमस ग्लैंड की वजह से ही। इसी वजह से क्या है दूसरी बॉडी के सेल्स हमारी बॉडी के अंदर नहीं लाए जा सकते, वहाँ पे ग्राफ्टिंग नहीं हो सकती उनकी। उसके बाद है थाइमिक एजुकेशन, इसके बारे में ये तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा थोड़ा
लेकिन फिर भी क्या है, मैं आपको एजुकेशन ये देना चाहूँगी थाइमिक एजुकेशन। इसमें क्या होता है, द थाइमस इंड्यूस द डेथ ऑफ टी सेल्स। ये क्या है, कुछ टी सेल्स की क्या खुद से डेथ भी कर देती है। दैट कैन नॉट रिकॉग्नाइज एंटीजन MHC। अगर कुछ सेल्स जो क्या है MHC को रिकॉग्नाइज नहीं करती हैं, उसको नहीं पहचान पाती। मैंने बताया था ग्राफ्टिंग हो रही है, यानी कि कोई भी पैथोजन फिर तो बॉडी के अंदर चला जाएगा। वो किसके कारण, जब MHC वहाँ पे फेल हो जाता है। अगर वो कोई भी चला जाएगा तो यानी कि उसकी बॉडी उसको पहचान ही नहीं पा रही कि तेरी खुद की बॉडी या किसी और की बॉडी है। तो उस टाइम पे क्या करती है, जो थाइमस होती है वो क्या कर देती है, अपने अगेंस्ट ही एंटीजेंस का प्रोडक्शन वहाँ पे कर लेती है। क्या कर लेती है, एंटीजेंस का अपने अगेंस्ट ही वहाँ पे प्रोडक्शन कर लेती है। तो इस तरह से क्या, MHC एंड पोज ए डेंजर ऑफ कोज ऑटोइम्यून डिजीज, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोइम्यून डिजीज भी बोलते हैं। यानी कि उसकी खुद की सेल्स ही उसकी खुद की दूसरी सेल्स को वहाँ पे डैमेज कर रही है। ऑटोइम्यून वहाँ पे डिजीज आ जाती है। वो मेनली इसी कारण से होती है, जब वहाँ पे MHC सेल्स जो होती है वो रिकॉग्नाइज नहीं हो पाती और क्या खुद के अगेंस्ट वो क्या है एंटीजन को प्रोडक्शन करवाती हैं। इस तरह से जो टी सेल्स होती है वहाँ पे डैमेज हो जाती है और क्या ऑटोइम्यून डिजीज वहाँ पे हो जाती है। मोर देन 95% ऑफ थाइमोसाइट्स डाई बाई अपोप्टोसिस। अपोप्टोसिस यही होता है कि इसके अंदर क्या खुद की सेल्स ही अपने खुद की सेल्स को डैमेज कर लेती हैं। More than 95% of all thymocytes die by apoptosis in the thymus without ever reaching maturity. मैच्योरिटी तक पहुंचने से पहले ही 95% जो टी सेल्स होती है वो पहले ही अपने आप से ही हमारी बॉडी के अंदर मर जाती हैं।